बिलिंग कामाबाबत तुम्ही मनपा आयुक्तांना एक पत्र लिहिले आहेत आणि काही मागणी केली आहेत, त्याच्या प्रकारच्या पत्र काय मागणी? एक तर आनंदाची गोष्ट आहे की कोस्टल रोडचं काम बोरिवलीतल्या चारकोप सेक्टर 8मध्ये सुरू होत आहे आणि लवकरच बोरिवलीकर जे ट्रॅफिकच्या समस्येने त्रस्त आहेत त्यांना एक पर्यायी मार्ग कोस्टल रोडच्या रूपाने भेटणार आहे. 11 फेब्रुवारीला टेस्ट फायलिंगचं काम सुरू होतं आणि त्यावेळी बिल्डिंगमध्ये लोकांना भूकंपाचे हादरे बसले, धक्के बसले, लोक भयभीत जाऊन रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीला त्यांना समजला की खरंच भूकंप आला आहे, पण आजूबाजूला चौकशी केल्यानंतर त्यांना लक्षात आला की नाही, फक्त आमची बिल्डिंग हल्ली आहे. मग समोर मेट्रोचं काम सुरू होतं, कोस्टल रोडचं काम सुरू होतं, तिकडे ते गेले, त्यांना विचारलं, पण योग्य व्यक्ती नव्हता. त्याच्यानंतर मला संपर्क केला. मी स्थानिक रहिवासी आणि कोस्टल रोडचे संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत त्याच ठिकाणी बैठक घेतली, लोकांचं म्हणणं ऐकलं, कामाला स्थगिती देण्यास सांगितलं आणि मनपा आयुक्त श्री भूषण गगरानी यांना फोन करून या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत रहिवाशांची एक बैठक त्यांच्या दालनात घ्यावी अशी विनंती केली. 48 तासाच्या आतच ती मीटिंग संपन्न झाली. त्या मीटिंगमध्ये आम्ही काही सूचना केली होती, त्या सर्व सूचनांचं पालन होईल असं आश्वासन मिळालं. पहिली गोष्ट म्हणजे तर या सर्व बिल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट हे VJTIच्या मार्फत होईल आणि लगेच मीटिंगनंतर अधिकारी VJTIला गेले. काल सकाळी 11 वाजता VJTIची टीम कुठे सेन्सर लावणार यासाठी इन्स्पेक्शन करून गेली आणि आज सकाळी 8:30 वाजता VJTIचे सर्व तज्ज्ञ लोक घटनास्थळी होते आणि सर्व बिल्डिंगचं स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेटचं काम सुरू झालं आहे. पोल्युशन होऊ नये म्हणून 15 फूटचे पत्रे लावण्यात येणार आहे. स्थानिक लोकांची माझ्यासोबत एक व्हॉट्सअप ग्रुप असणार आहे, ज्याच्यामध्ये काय काम आहे त्याचं अपडेट आम्हाला भेटणार आहे. साईटवरती एक जबाबदार माणूस असेल, म्हणजे कधीही काही लोकांमध्ये जर संख्या असेल तर त्याचं निराकरण करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे. मी तिकडे स्थानिक लोकांची एक समस्या होती की त्यांना पार्किंग कुठे भेटणार आणि म्हणून 700हून अधिक गाड्यांची कम्युनिटी पार्किंग म्हणजे कमर्शियल पेन पार्कपेक्षा स्वस्त दरात लोकांना पार्किंग करण्यास तिकडे व्यवस्था होईल, हे सुद्धा मागणी मान्य करण्यात आली आहे. तिकडे विविंग गॅलरी म्हणजे पर्यटक तिकडे येतील आणि सुंदर समुद्रकिनारा, मँग्रोव्स याचं ते अवलोकन करतील. त्यासाठी मोठ्या संख्येत लोक येणार, तर तिकडे सुद्धा पार्किंगची व्यवस्था, मेडिकल इमर्जन्सीसाठी हेलिपॅडची व्यवस्था. बोरिवलीत जनरल करियप्पा ब्रिज याची रिपेरिंग होणार आहे आणि म्हणून हा कोस्टल रोड वेस्टर्न एक्सप्रेसवेला कसं कनेक्ट होईल, तर त्याकरता पोयसर चर्च वाया FCI असा एक पर्यायी मार्गचा विचार, ती सूचनासुद्धा मान्य झाली आहे आणि म्हणून ईस्ट वेस्ट कनेक्टिव्हिटीसाठी एक नवीन पर्यायी मार्ग आता जुळणार आहे. त्याशिवाय अधिक झाडे तिकडे लावली पाहिजे. आम्ही बिल्डिंग लगत जवळपास 300 झाडांचं कत्ल होणार नाही याची दक्षता घेतली, ते मान्य झालं आणि ते झाडं आता कापणार नाही. जो सेक्टर 8मध्ये निसर्ग आहे ते टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी या कामादरम्यान असेल आणि काम झाल्यानंतर आणखीन झाडं तिकडे लावण्यात येतील अशी ग्वाहीसुद्धा आम्हाला मिळाली आहे. आणि म्हणून रहिवाशीसुद्धा आता जी प्रगती झाली त्या मीटिंगनंतर त्या कामावर समाधान आहे. आता कम्युनिकेशन गॅप नाही आहे, परस्पर संवाद आहे आणि काम सुरू कधी करणार आणि काम सुरू झाल्यावरती स्थानिक रहिवाशांना काय सामना करावा लागेल याची माहिती तज्ज्ञ लोक देतील. त्यामुळे कुठेही भीतीचं वातावरण राहणार नाही. अजित पवार विमान अपघातामध्ये प्राथमिक तपास आता 28 तारखेच्या पूर्वीच येणार आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? अजित पवारजी आमच्या सगळ्यांचे नेते होते.
महाराष्ट्राचा एक जबाबदार नेता आमच्यामधून एका अपघातामुळे आज नाही आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी कुठल्याही व्यक्तीच्या मनात शंका होऊ नये म्हणून या घटनेची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. संबंधित एजन्सी त्यांना जे जबाबदारी दिली आहे तो रिपोर्ट योग्य वेळेवर सबमिट करतील असा मला विश्वास आहे. आणि 28च्या आधी आलं तर त्याचं स्वागतच आहे, कारण संपूर्ण महाराष्ट्राला या विषयात माहिती पाहिजे. ज्याप्रमाणे रोहित पवार रोज कुठला प्रश्न लोकांच्या समोर घेऊन येतात आहे, मला वाटतं न्यूट्रल एजन्सी जेव्हा सगळं रिपोर्ट समोर आणेल त्याच्यानंतरच पुढची कारवाई काय होईल हे सरकार घेईल. सर, डिजिटल जे फ्लाईटचा डेटा रेकॉर्ड आहे यशस्वीरित्याने डाउनलोड झाला आहे. एकीकडे रोहित पवार यांना सुरक्षा द्यावा अशी मागणी देखील त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक सुरक्षित आहे. रोहित पवारजी तर आमदार आहे, आमदारांना सुरक्षा असतेच. सुप्रियाताईंच्या मनात काही शंका असेल आणि त्यांची मागणी केली आहे, जर सुरक्षा एजन्सीला वाटत असेल तर आवश्यक सर्व सुरक्षा एजन्सी देईल असा मला विश्वास. भिवंडी महापौर पदाच्या आज निवडणूक आहे आणि सेक्युलर फ्रंटच्या महापौर होणार आहे असं म्हात्रे आणि रईस शेख यांनी दावा केला आहे. भिवंडीबद्दल भाष्य करायचं की नाही हे मला माहीत नाही, पण ग्राउंड रिअलिटीबद्दल माझ्याकडे माहिती कमी आहे. दावा करावा लागतो याचा अर्थ कुठेतरी गडबड आहे असं स्पष्ट होतो. आणि महाराष्ट्रात जनतेने 29 महानगरपालिकेमध्ये ताकदीने महायुतीच्या फेवरमध्ये मतदान केलं. आमचा महापौर अनेक ठिकाणी आता होत आहे. मालेगाव आणि भिवंडीमध्ये शंका निर्माण केली गेली आहे, पण आता आम्ही सगळे प्रतीक्षेत आहोत की भिवंडीत काय होईल. जे होईल ते चांगलंच होईल. इम्तियाज जलील यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची तुलना दहशतवादी अफजल कसाब यांच्याशी केली आहे. कसं बघतात? जिहादी मानसिकतेवाले इम्तियाज जलील किंवा मदनी यांना सरसंघचालक मोहनराव भागवतजी यांच्यावरती भाष्य करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. पण त्यांना भीती वाटते तर ती भीती चांगलीच आहे. त्यांना ही भीती वाटत राहिली पाहिजे. पण व्यक्ती ते चरित्र निर्माण ते राष्ट्र निर्माण या कामात संघ 1925 पासून या देशात काम करत आहे. RSSला 100 वर्ष झाली आहे. सेवाच्या माध्यमातून समस्त हिंदूंना एक करण्याचं उद्दिष्ट समोर घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करत आहे. या देशासाठी काम करत आहे. एक देशभक्त राष्ट्रभक्त संघटना आहे आणि RSSची मान्यता लोकांच्या मनात आहे, लोकांच्या हृदयात आहे. आणि म्हणून जे देशद्रोही लोक आहेत त्यांना RSSची भीती वाटते. ही भीती योग्यच आहे. इम्तियाज जलीलला ही भीती वाटलीच पाहिजे. आणि सामान्य जो देशभक्त नागरिक आहे त्याच्या मनात RSSबद्दल आदरच आहे. कारण अनेक विपरीत परिस्थितीमध्ये, अनेक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये संघाने सेवाच्या माध्यमातून जे काम केलं आहे किंवा कोविडमध्ये संघाने जे काम केलं आहे त्यामुळे RSSचं जे स्थान आहे हे लोकांच्या हृदयात आहे. आगे डाल देगा सर, मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के इम्तियाज जलील ने काफी विवादास्पद बयान दिया है, क्या कहेंगे इसमें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सर रुकिए सर, हो गया, रुकिए 1 मिनट। आता पहिला क्वेश्चन येलो ना जो सबने पत्र लिखा। हाँ हाँ हाँ, चलो 1 मिनट रुको। हाँ चलेगा। भाई हमारा भूमि आटा को पूछने का भी है। मेरे सबका आदेश क्या नहीं डिवीजन का बूम नहीं रहेगा वैसे, अगर गिरेगा वो उसको आदत है वो। आपने मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, क्या मांग के आपने, क्या विषय? समस्त मुंबईकर के लिए आनंद की बात है और विशेष करके उत्तर मुंबई के लोग, बोरीवली के लोग जो ट्रैफिक की समस्या से त्रस्त हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि बोरीवली के चारकोप सेक्टर 8 में कोस्टल रोड के काम की शुरुआत हो रही है। 11 फरवरी को जब ये काम शुरू हुआ तो अगल बगल की बिल्डिंगों में भूकंप के झटके ऐसे प्रतीत हुए और जिससे लोग भयभीत हुए। सबसे फ़ोन करने के बाद उनके ध्यान में आया कि भूकंप नहीं है तो उनके आसपास की बिल्डिंगों में ही इस प्रकार के झटके आए हैं। तो ध्यान में आया कि कोस्टल रोड के पाइलिंग का काम शुरू है जिसके कारण ये समस्या आई है। उन्होंने मुझको फ़ोन कर वहाँ पर आने का आग्रह किया। मैंने संबंधित रहिवासी कोस्टल रोड के अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक की, वहाँ के लोगों की बातों को सुना और तुरंत काम को स्थगित करने की बात कही। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी का समय लिया और 48 घंटे के भीतर ही मनपा आयुक्त के दलान में स्थानिक रहिवासी, स्थानिक जनप्रतिनिधि, हम सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठे और उसमें जो रहिवासियों की मन की शंका थी उसका निराकरण तो हुआ ही, लेकिन बहुत सारी हमारी सूचनाओं को मनपा आयुक्त ने स्वीकृति दी। सबसे पहली बात तो उस पूरे सेक्टर में जो भी बिल्डिंगों के सामने काम शुरू होगा, हर बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका VGTI के मार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और कल सुबह ही 10:30 बजे VGTI की टीम आके गई कहाँ पर सेंसर लगेंगे और आज सुबह 8:30 बजे सभी जिम्मेदार लोग वहाँ पर आकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, स्थानिक रहिवासी और कोस्टल रोड के अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिससे काम की प्रगति और कोई महत्वपूर्ण सूचना हो तो उनकी जानकारी मिलेगी। तीसरी बात, वहाँ पर पोल्यूशन कम हो इसकी चिंता होगी। 15 फुट के पतरे लगाने की बात हुई है जिसके कारण लोगों को समस्या नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित रखने के लिए निर्धारित समय पर यानी सुबह 9 से रात के 9 के बीच में ही काम करने को आदेश दिया गया है। वहाँ लोगों की समस्या थी कि पार्किंग कहाँ होगी और इसके लिए स्थानिक लोगों के लिए 700 कम्युनिटी पार्किंग की बात मैंने कही जिसको स्वीकार कर लिया गया है। 300 से अधिक पेड़ बचाने का हमने काम किया है। बिल्डिंग की लाइन में जितने पेड़ थे उसमें से कोई भी पेड़ काटे नहीं जाएंगे। एक नैसर्गिक क्षेत्र है चारकोप सेक्टर 8 और उसकी सुंदरता बनी रहे इसके लिए कोस्टल रोड का काम होने के बाद और अधिक पेड़ वहाँ पर लगाए जाएं, इस प्रकार की चिंता होगी। बड़ी संख्या में पर्यटक इस रोड को देखने के लिए आए और वहाँ पर समुद्र किनारा है, मैंग्रोव्स है, तो उसको देखने के लिए वहाँ पर एक व्यूइंग गैलरी बनने की बात है जिसके ऊपर रेन फॉरेस्ट की बात है और नीचे बेसमेंट में उसके पार्किंग होगी। तो एक सुंदर पर्यटक स्थल भी वहाँ पर बनेगा। बोरीवली से कोस्टल रोड से निकलने के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस आने के लिए केवल जनरल करियप्पा मार्ग ही एक पर्याय था और उसकी अब रिपेयरिंग होने वाली है, तो फिर ट्रैफिक की बड़ी समस्या होगी। इसके लिए मैंने एक पर्यायी मार्ग का सुझाव दिया है कि हम चारकोप चर्च से पोईसर चर्च से FCI के बीच में से होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस को कनेक्ट करें और मनपा आयुक्त ने इस बात को स्वीकृति दी है। अब बोरीवली के लोगों को एक पर्यायी मार्ग भी ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध होने वाला है। ऐसे कई बातें उस बैठक में मानी गई और समाधान पूर्वक हम सब वहाँ से निकले और केवल बातें नहीं मानी गई तो अब उस पर कृति भी बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ा है। हर नागरिक की जान कीमती है और गिरगांव जैसे पुराने क्षेत्र में भी जब अंडरग्राउंड मेट्रो का काम हुआ तो इमारतों को क्षति नहीं पहुंची। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे लोगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो,
उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब कोस्टल रोड का काम चारकोप सेक्टर 8 में शुरू होगा। सर ये थोड़ा सा होगा क्या ये ऐसा कांजी नहीं है? बस ठीक है। ठीक है, ये मोहन भागवत। इम्तियाज जलील ने सरसंघचालक मोहन भागवत को लेकर उनकी तुलना दहशतवादी अजमल कसाब से की है। किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कहेंगे? इम्तियाज जलील और मदनी ने सरसंघचालक श्रद्धेय मोहन राव भागवत जी पर टीका करने का काम किया है। ये दोनों जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इम्तियाज जलील जी संभाजी नगर में उनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी होने के बाद भी चुनाव हारे हैं। अब 5 साल उनके पास टीका करने के सिवाय सुर्खियों में बने रहने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। और मोहन राव भागवत जी पर टीका करने के कारण अगर प्रसिद्धि मिलती हो तो फिर क्यों नहीं, क्योंकि वो पत्रकार रहे हैं और चर्चा में कैसे रहना इसकी जानकारी है। लेकिन जिस प्रकार से वो चुनाव में हारे ये दिखाता है, और जिस प्रकार से आरएसएस की विश्वसनीयता के कारण 100 वर्षों का प्रवास हुआ है, कोविड हो या और कोई नैसर्गिक आपत्ति हो, आरएसएस ने सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। इसके लिए आरएसएस की विश्वसनीयता पर अगर जिहादी मानसिकता के लोग प्रश्न उठाते हैं तो उनका यह डर स्वाभाविक है, उन्हें डर लगना ही चाहिए, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग ये आरएसएस को अच्छा संगठन, देशभक्त संगठन, राष्ट्रभक्त संगठन मानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। और आज आरएसएस के विचारों का प्रभाव ये है कि देश में उन विचारों से प्रभावित लोगों की सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी है और मुंबई महानगर पालिका में भी है। सर द केरल स्टोरी 2 पार्ट 2 जिस प्रकार से इसमें लव जिहाद का 3 लड़कियां लव जिहाद किया गया है, उसको लेकर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत ही प्रश्न क्या है? लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये एक प्रकार से हिंदू समाज का धर्मांतरण करने की साजिश का भाग ही है। पहले समाज में जागृति का अभाव था, लेकिन अब समाज जागृत हुआ है। केरल स्टोरी जो 1 आई थी उसको जिस प्रकार से प्रतिसाद मिला था, या कश्मीर फाइल्स हो उसको जिस प्रकार से प्रतिसाद मिला था, अब हिंदू पहले से अधिक सजग है और खुलकर इन बातों पर बोल रहा है। हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारे बेटियों में सही समय पर जनजागृति हो, और जिस प्रकार से केरल जैसे क्षेत्र में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं और कश्मीर की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सिनेमा जगत के लोग भी एक बड़ा योगदान इस देश में दे रहे हैं, और इसके लिए केरल स्टोरी 2 ये सबने देखनी चाहिए, ऐसा मैं सबसे आग्रह करूंगा। और यह फिल्म अपने बेटियों के साथ बैठकर देखनी चाहिए, ताकि और किसी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना न हो, और कोई बेटी कट के सूटकेस में न पैक हो, और कोई बेटी कट के फ्रिज में न पैक हो, और उसके माँ बाप को बुरे दिन देखना पड़े। इसलिए माँ बाप ने मिलकर अपने परिवार के साथ केरल स्टोरी 2 देखना चाहिए। सर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जिस प्रकार से कांग्रेस शशि थरूर ने इंडियन एआई की समिति सराहना की, उस पर क्या कह रहे हैं? देश बौद्धिक संपदा के मामले में भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। कुछ समय था कि लोग भारत को पिछड़ी मानसिकता का, सांप अजगर मदारी का देश, गरीबों का देश, भिखारियों का देश, इस प्रकार से देश को चित्रित करके धन अर्जित करने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक बदला हिंदुस्तान, एक बदला भारत, एक शक्तिशाली भारत आज दुनिया के सामने जा रहा है। यूपीआई की टेक्निक हो या इंटरनेट के माध्यम से जिस प्रकार की क्रांति हमारे देश में आई है, 140 करोड़ों का देश चाहे तो उस कंपनी को बना सकता है, चाहे उस कंपनी को बिगाड़ सकता है। और बौद्धिक संपदा में तो हमारा लोहा पूरी दुनिया मांगती है। आज भी विश्व स्तर की जो कंपनियां हैं उसके बड़े बड़े सीईओ हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब नई टेक्नोलॉजी एआई की बात आई है तो इसमें भारत पीछे कैसे रह सकता है। आज विश्व स्तर का सम्मेलन
भारत में हो रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, और एआई के क्षेत्र में भारत अग्रणी रहने वाला है, तो निश्चित ही ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम ज़माने के साथ मिलकर, और कभी कभी तो लगता है कि ज़माने के आगे भी एक स्टेप भारत का युवा डाल रहा है। इस प्रकार के अवसर देश में उसको मिल रहे हैं, और इसके लिए भारत क्या कर रहा है, भारत का युवा क्या कर रहा है, इस और सबकी नज़रें हैं। सर लास्ट क्वेश्चन सर इस प्रकार से, सर कांग्रेस का दावा है कि राजीव गांधी को एआई का श्रेय मिलना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, राजीव गांधी को। हाँ, मैं बोलता हूँ, हमने कभी नहीं कहा कि इस देश में जो कुछ हुआ वो हमने ही किया, और कांग्रेस का बार बार यही कहना होता है कि देश में जो कुछ होता है वो इंदिरा गांधी ने किया, वो राजीव गांधी ने किया, वो संजय गांधी ने हुआ, और इसके लिए देश के जितने संसाधन हैं, जितने नए नए प्रकल्प हैं, उसका नाम उन्होंने केवल गांधी घराने के नाम पर ही किया। बट ये गांधी सरनेम ही देश के साथ धोखा है, और राजीव गांधी ने अगर उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए कंप्यूटर लाने का काम किया है तो इसको कोई नकारता नहीं है, और इसके लिए कांग्रेस को यह बात बोलकर आज के डेट में भारत की जो प्रगति हुई है उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। राजीव गांधी का भी योगदान है, और आज भारत के युवा जिस प्रकार से उद्योग जगत में, एआई के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में अपने आप के अपने कर्तृत्व से देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित ही काबिल तारीफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से युवाओं के साथ कनेक्ट होते हैं, युवाओं की मन की बात को समझते हैं, और पूरे विश्व में जो नया हो रहा है उसमें भारत का योगदान भी किस प्रकार से हो इसकी चिंता करते हैं, और भारत उसमें अग्रणी रहे। बहुत छोटी सी बात है कि कोविड में जो वैक्सीन बनी, इसके पहले जो महामारी आई थी उसकी वैक्सीन भारत में आने के लिए वर्षों लगते थे, लेकिन आज भारत के वैज्ञानिकों पे, भारत के तंत्र पर आज जो ताकत मोदी जी ने दिया है, इसके कारण ही भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो निश्चित ही हम पुराने नेताओं को, प्रधानमंत्री के कंट्रीब्यूशन को कभी नकारते नहीं हैं, लेकिन आज जो भारत मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस ने मोदी जी के भी श्रेय देने की आवश्यकता है, और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको बोलने की आवश्यकता है। राज ठाकरे यांनी की महाराष्ट्र सध्या आयसीयू मध्ये आहे, याला आपण प्रगती म्हणतो, तो सूज आहे। मला वाटतं महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत या निवडणुकीमध्ये जे राज्याची मिनी निवडणूक असते त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांची जागा कुठे हे दाखवून दिलं आहे, आणि जर महाराष्ट्र खरंच आयसीयूमध्ये असला असता तर सर्व ठिकाणी यांचा पराभव झाला असता, आमचा पराभव झाला असता। पण असं न होता मुंबईसारख्या ठिकाणी पण त्यांना फक्त 6 जागा मिळाल्या। याचा अर्थ त्यांच्या विचारांना घेणारा व्यक्ती आता मुंबईत सुद्धा नाही आणि महाराष्ट्रात सुद्धा नाही। त्या उलट देवेंद्रजींची स्वीकृती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची स्वीकृती हे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक मनावर आहे, आणि त्याचमुळे आज ग्रामपंचायत असो, महानगरपालिका असो, नगरपालिका असो, प्रत्येक ठिकाणी हा भाजपच नंबर 1 पक्ष ठरला आहे, महायुतीच नंबर 1 ठरला आहे, आणि हेच प्रचिती आहे आमच्या कामाची। आणि मुंबईमध्ये आता ट्रिपल इंजिनचं सरकार आहे, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ट्रिपल इंजिनचं सरकार आहे। महाराष्ट्र आता गतिशील आहे, विकासाचे मोठमोठे काम घेऊन आम्ही ताकदीने पुढे जात आहोत, आणि महाराष्ट्र गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात सुद्धा नंबर 1 आहे, आणि म्हणून त्यांचं हे जे भाष्य आहे त्याचं मी समर्थन करत नाही। त्यांनी असंही सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीला एक्सपायरी डेट आहे, एकेकाळी जनता काँग्रेसला कंटाळली होती, असं त्यांनी वक्तव्य केलं। निश्चित काँग्रेसची एक्सपायरी डेट झाली असं राज ठाकरेजी म्हणतात आहे, पण त्याच काँग्रेसबरोबर तुम्ही गठबंधन का करता हे लोकांच्या मनात प्रश्न आहे, आणि तुमची एक्सपायरीसुद्धा या निवडणुकीमध्ये लोकांनी दाखवून दिली आहे। जर आजसुद्धा तुम्ही आत्मचिंतन केलं नाही तर निश्चितच परिणाम घातक असेल, म्हणून पुरोगामी विचार केला पाहिजे, महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार केला पाहिजे, विकासाचं चर्चा केली पाहिजे, तरच आपलं अस्तित्व आहे हे सगळ्यांनी ओळखण्याची आवश्यकता आहे। हिंदी
टीका करते हुए कहा है कि जो सरकार है, महाराष्ट्र है, वो इस वक्त आईसीयू में है और जिसको हम प्रगति कहते हैं वो प्रगति नहीं सूझ है। क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने स्थानिक स्वराज की संस्था, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, इसमें एक बार सिद्ध कर दिया कि वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, महायुति के साथ है। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनके गठबंधन को महाराष्ट्र ने सिरे से नकारा है, कांग्रेस को सिरे से नकारा है और हर जगह पर भाजपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। महायुति सभी जगह पर निर्णायक वोट लेकर नंबर 1 का गठबंधन रहा है। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र की जनता सही अर्थों में देवेंद्र जी को, मोदी जी को मानती है, उनके विकास के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। और मुंबई की बात करें तो जिस प्रकार से अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, 335 किलोमीटर का मेट्रो का जाल हो, जिस प्रकार से मुंबई के हर रास्ते सीमेंट के बन रहे हैं, हमारी एसी ट्रेनें होने वाली हैं, प्लेटफॉर्म का स्तर ऊपर उठा है, स्टेशनों को नई दिशा देने का काम हो रहा है और अलग अलग रास्ते ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी हो, कोस्टल रोड का काम, बोरीवली से आगे बढ़ने की बात हो, टनल का काम जो बोरीवली और ठाणे को 20 मिनट में पहुंचाने का काम करने वाला है, मुंबई के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचने के दिशा में होने वाला काम हो, यह सब विकास को दिखाता है। और इसके लिए विकास का काम अब बिना रुके ट्रिपल इंजन की सरकार होने के कारण तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए जनता हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है, देवेंद्र जी के साथ है। तो कांग्रेस में इस बार से एक्सपायरी डेट कहा गया, उसमें क्या कहेंगे? निश्चित ही जो लोग आत्मचिंतन नहीं करते, जो लोग अपने कार्य पद्धति में समय के अनुसार बदलाव नहीं करते, जो लोग परिश्रम नहीं करते, जो लोग जनता के मन की बात को नहीं समझते, उनकी एक्सपायरी डेट हो ही जाती है। और इसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की एक्सपायरी तो हुई है, साथ ही साथ भाषा के नाम पर 1.5 वर्षों से लड़ाने वाले उद्धव जी और राज जी के गठबंधन को भी महाराष्ट्र में सफलता नहीं मिली। मुंबई में तो 6 सीटों तक सीमित रह गए। यह दिखाता है कि महाराष्ट्र की जनता ये महायुति के साथ है। भाजपा हर जगह पर नंबर 1 पक्ष बनकर उभरा है। महायुति सभी जगह बड़े अंतर से जीतकर आगे बढ़ी है और उसके लिए जनता का विश्वास हमारे साथ है। मोदी जी, देवेंद्र जी ये विजन वाले नेता हैं और इसके लिए युवकों के मन में क्या है, गरीबों के मन में क्या है, किसानों के मन में क्या है, मजदूर के मन में क्या है, साइंटिस्ट के मन में क्या है, यह हर विषय पर प्रासंगिक होकर अपनी कार्य पद्धति में उस प्रकार का बदलाव लाते हैं और संगठन को भी उसी दिशा में लेकर जाते हैं। स्वयं परिश्रम करते हैं, हम सबसे भी परिश्रम कराते हैं और सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में स्थान करने की बात करते हैं। इसके कारण भाजपा आज भी प्रासंगिक है और उन लोगों को एक्सपायरी के बारे में चिंतन करना पड़ रहा है। मैं कहूँगा वो सभी लोग आत्मचिंतन करें कि किस प्रकार से उनकी बातें प्रासंगिक होंगी और वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना स्थान बचा पाएंगे। सर, असलम शेख ने महापौर को कहा है कि रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों के ऊपर उनके बारे में बोलने से पहले अपने पावर को सचिव से पूछें। मैंने विधायक बनने के पहले बोरीवली में आते समय ही कहा था मैं बोरीवली का बांग्लादेश नहीं होने दूंगा। और जब बोरीवली में काम करना शुरू किया तो कहाँ कहाँ बांग्लादेशी है ये लोगों के सामने लाने का काम किया। महानगर पालिका के लगभग सभी कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर साथ में काम में ले रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं। तो क्या मुंबई की मेयर ये कंडीशन नहीं दे सकती कि अगर आपके काम पर, आपके साइट पर बांग्लादेशी पाया गया तो आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे? मुंबई के रास्तों पर फेरी लगाने वाले बांग्लादेशी हैं। क्या मुंबई के मेयर का मैं असलम शेख से सवाल पूछना चाहता हूं कि मुंबई के रास्ते सामान्य मुंबईकर के लिए हो, वो वहां पर चल सके, बिना डरे चल सके, क्या ये उसका अधिकार नहीं है? और अगर उस पर बांग्लादेशी रोहिंग्या का अतिक्रमण है
तो क्या मुंबई के महापौर के पास ये अधिकार नहीं कि वो रास्तों की सफाई कर सके? उसने अपने रास्तों की सफाई की है। बोरीवली में हमने सफाई की है, और उसके लिए मन में इच्छा शक्ति हो तो पद और शक्ति आड़े नहीं आता। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाना ये देशभक्ति है। ये देश धर्मशाला नहीं, और मुंबई तो बिल्कुल धर्मशाला नहीं। अगर असलम शेख और उनकी कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का समर्थन कर रही है और उसके कारण महापौर की निंदा कर रही है, तो मैं असलम शेख की निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि देश के साथ है कि बांग्लादेशी के साथ है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।